हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वोकैबुलरी का। वो है आपका साथियों एडियम्स एंड फ्रेजेज। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट अभी कवर कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा वन वर्ड हमने कवर कर लिया है, तो वो सीरीज आपका चलते रहेगा साथियों। साथ ही साथ आज से हम लोग इडियम्स और फ्रेजेज का सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। क्लियर। आप लोग के तरफ से बहुत सारे मैसेज आए, सर एग्जाम है, जल्दी से इस सीरीज को शुरू किया जाए, तो इसलिए आज से हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस वाले सीरीज को भी शुरू करेंगे। और हर रोज ये आपका सीरीज आएगा, हर रोज इसका एक वीडियो आएगा और उसमें हम लोग कुछ फ्रेजेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके याद करने के ट्रिक देखेंगे, कैसे याद होगा, कैसे आप इसे बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए करते हैं शुरू इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पहले फ्रेजेज के, आपके नीतू सिंह बुक के। तो देखिए, सबसे पहला फ्रेज है साथियों, वो है आपका एचलीज हिल। देखिए, सबसे पहला फ्रेज क्या है आपका, सबसे पहला फ्रेज है एचलीज हिल। देखिए, एचलीज हिल्स का मतलब होता है कि कमजोर पक्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा पक्ष है जो कमजोर हो, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पार्ट, ठीक है, ऐसा पार्ट जो आपका कमजोर हो, वो आपका एचलीज हिल्स कहलाता है। ठीक है। इसका देखिए मीनिंग इन इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है कि अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। देखिए, फैटल मतलब क्या होता है, फैटल का मतलब होता है घातक, मतलब एक छोटा सा वीकनेस है, एक छोटा सा कमजोरी है, लेकिन वो घातक है आपके लिए, वो घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, वो मतलब नुकसानदायक हो सकता है, तो वो जो कहलाता है वही आपका एचलीज हिल्स कहलाता है। ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। देखिए, इडियम्स के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इडियम्स के सवाल जब भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो अभी जैसे मैं आपको इडियम्स पढ़ा रहा हूं, तो उसमें जो इडियम्स आपको कठिन लगेंगे, ठीक है, जो इडियम्स फ्रेजेज आपको कठिन लगेंगे कि ये मतलब पूरा टेढ़ा है, तो उसके लिए एक तरीका है कि आप उस ऐसे फ्रेजेज को, ऐसे इडियम्स को आप याद कर लें। ठीक है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, बहुत सारे इडियम्स आपको आसान लगेंगे, मतलब उसका मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसका हिंदी आप आसानी से कर सकते हैं, उसका मतलब समझ सकते हैं। तो ऐसे फ्रेजेज को आपको याद नहीं करना, बल्कि ऐसे फ्रेजेज को आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए इसका यही तरीका आपको, आपका पूरा अगर आइडियम्स और फ्रेजेज क्लियर करना है तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। मैं हर एक के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, और ये बहुत सारी बातें आपको बताता चलूंगा किस तरीके से आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला आइडियम्स है, सॉरी अगला फ्रेजेज है, वो है आपका ऐड फ्यूल टू फायर। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर जो था उसको तो हमने ऐसे ही याद कर लिया। दूसरा नंबर जो है इसका हम लोग हिंदी करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ऐड फ्यूल टू फायर। फायर मतलब क्या हुआ, आग, और फ्यूल मतलब क्या हुआ, ईंधन, मतलब आग में ईंधन डालना, मतलब आग में घी डालना। अब एक बात फ्रेजेज के बारे में आपको यह ध्यान रखनी है कि कभी भी इसका जो मतलब होता है वो बिल्कुल सेम नहीं होता। मतलब इसका जो मीनिंग इन इंग्लिश है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो कभी भी आग से रिलेटेड नहीं हो सकता। अगर यहां आग के बारे में दिया है, घी के बारे में दिया है, फ्यूल के बारे में दिया है, तो इसका जो भी होगा आंसर वो कभी भी आग, घी, ये सब के बारे में नहीं हो सकता, इसी के जैसा होगा। ठीक है, और अगर आपको आइडियम्स वाला पार्ट मजबूत करना है तो थोड़ा सा आपको सेंस भी लगाना होगा। ठीक है, सेंस ऑर्गन को थोड़ा खोलना होगा, मजबूत करना होगा। देखिए इसको समझिए, ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। अब आप सोचिए कि अगर आग में घी डालेंगे तो क्या होगा, आग और भड़केगा, और अगर आग और भड़केगा तो जो भी स्थिति है वो और खराब हो जाएगी। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि स्थिति बद से बदतर हो गई। तो अब आइए इसके मीनिंग पर। देखिए वही लिखा हुआ है कि टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब कोई भी बात थी, कोई भी मैटर थे, उसको और मतलब बदतर बना देना, खराब बना देना। तो वही आपका कहलाता है ऐड फ्यूल टू फायर। क्लियर साथियों, ये ध्यान में रहेगा ये आपका। आपका जो अगला वर्ड है वो है आपका एन आर्म चेयर जॉब। अगला वर्ड क्या है, सॉरी अगला फ्रेज क्या है, अगला फ्रेज है एन आर्म चेयर जॉब। इसका मतलब होता है कि आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आसान, आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी नौकरी का, किसी जॉब का, तो आपके मन में भी ख्वाहिश है कि एक आसान हो, एक अच्छी आय वाली नौकरी हमें मिले। क्लियर, तो उसको अगर फ्रेज के माध्यम से बोलना हो तो क्या बोलेंगे कि एन आर्म चेयर जॉब। क्लियर। अब देखिए वही यहां पर देखिए, इसका भी आप अगर अर्थ निकालिएगा तो वही निकलेगा। ठीक है, कि एक अच्छी जॉब है ना, जो आसान हो और क्या हो, मतलब आराम वाली नौकरी हो। तो वही देखिए लिखा हुआ है कि गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, मतलब इनकम भी अच्छा हो। देखिए वही लिखा हुआ है,
इनकम भी अच्छा हो और हमें आराम भी मिले, हाई कंफर्ट। तो इसका जो मीनिंग इन इंग्लिश है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपका यही हो गया। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये पूछे जाएंगे और आपको मतलब ये सब बताना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला फ्रेजेज है वो है आपका एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, अगला फ्रेज क्या हो गया आपका कि एन एक्स टू ग्राइंड। अब देखिए इसका मतलब होता है साथियों कि स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्पस, कोई एक ऐसा उद्देश्य जो स्वार्थ से भरा हुआ हो। ठीक है, जिससे अगर फायदा किसी का हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। तो ऐसे उद्देश्य को हम लोग कहते हैं कि एन एक्स टू ग्राइंड। अगर इसके मतलब की बात करें इंग्लिश में तो समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। ठीक है, ऐसा चीज करना जिससे आपका ही सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा हो, तो ये आपका कहलाता है साथियों कि एन एक्स टू ग्राइंड। क्लियर? तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एन एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब क्या होता है कि स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला इडियम्स है वो है आपका एन आयरन विल। अब देखिए आयरन विल आपने सुना होगा विल पावर। विल पावर मतलब क्या होती है? आपका जो इच्छा शक्ति होती है। अब देखिए आयरन मतलब क्या होता है? आयरन देखिए आयरन मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन से एक और बात निकलता है कि आयरन मतलब मजबूत होगा। ठीक है, आयरन मतलब लोहा मतलब मजबूत होगा। तो इसका सेंस देखिए एन आयरन विल मतलब मजबूत इच्छा शक्ति है ना, आयरन के जैसा, लोहे के जैसा इच्छा शक्ति है, तो उसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ मतलब वही होता है कि एकदम मजबूत, जिसे कोई मतलब डिगा नहीं सकता। ठीक है, आप लोग भी बहुत बार मन में एक प्रण लेते हुए कि नहीं आज हमें ये फ्रेज खत्म करना है, आज हमें इरर खत्म करना है, आज हमें ये नाउन खत्म करना है। तो उसके लिए आपको मतलब आपके मन में एक इच्छा शक्ति आती होगी कि नहीं आज तो नाउन नीतू सिंह बुक का खत्म करना, आज यम्मी पब्लिकेशन के एक सेट लगाने हैं। तो बहुत सारे बातें मन में आती होगी, बहुत सारा होता भी होगा और बहुत सारा नहीं भी होता होगा। जिनसे होता होगा तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि उनका जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत है ना। तो वही लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, उनका जो विल पावर है वो मजबूत है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि एन आयरन विल। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला इडियम्स है वो है आपका एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम, देखिए ओल्ड फ्लेम मतलब क्या हुआ कि पुराना प्यार। ओल्ड फ्लेम ऐसे समझ सकते हैं। फ्लेम मतलब क्या होता है? फ्लेम मतलब होता है जो आग, जो अग्नि होती है, अग्नि का जो लपट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेम, या आग भी कह सकते हैं अगर समझना है तो। अब देखिए ओल्ड फ्लेम मतलब जो पुराना आग है, पुराना आग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि पुराना प्यार मतलब अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब बहुत पहले से। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं अगर कि वो पुरानी आग लगी हुई है, ये बात आपने सुना होगा। तो वही देखिए इडियम्स और फ्रेजेस का मतलब ही होता है कि मतलब किसी भी बात को डायरेक्टली नहीं कहना। ठीक है, समझिएगा इडियम्स फ्रेजेज अगर कोई बात को डायरेक्टली कहना होता तो ये फिर अलग बनता ही नहीं टॉपिक, है ना। कोई बात को अगर डायरेक्टली कहना होता तो इडियम्स और फ्रेजेज जो है इसका मतलब ही होता है लोकोक्तियां और कहावतें। ठीक है, मतलब हमारे जो पूर्वज लोग जो कहावतें करते थे, या फिर अभी भी बहुत सारे कहावतें होती है। कहावतें कहने का मतलब है साथियों कि किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं कहना बल्कि इनडायरेक्टली कहना। ठीक है, वही कहलाता है आपका कहावतें, मतलब इडियम्स और फ्रेजेज। तो वही आपका होगा कि एन ओल्ड फिल्म मतलब पुराना प्यार। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला इडियम्स है वो है आपका एन ओल्ड हेड ऑन। ठीक है, अगला क्या है आपका एन ओल्ड हेड ऑन। देखिए इसका मतलब होता है कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। ये मैंने कुछ छोड़ दिया कि एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। अब इसका मतलब समझिएगा कि एन ओल्ड हेड मतलब क्या हुआ, इसका सीधा आप एकदम होता है ना कि इसका डिट्टो आप हिंदी करिए पहले। ओल्ड हेड मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिर है वो पुराना है। ठीक है, यंग शोल्डर मतलब आपका जो कंधा है वो क्या है, वो आपका यंग है, जवान है। अब इसका मतलब समझिए कि आपका कंधा जवान है मतलब आप युवा हैं, आप जवान हैं। ठीक है, आपका उम्र अभी कम है, लेकिन आपका जो हेड है वो ओल्ड है। ओल्ड मतलब क्या है, यहां पर पुराना नहीं, अनुभवी हो गया है। तो इसका मतलब वही हुआ साथियों कि अपने उम्र, आप अभी युवा हैं, आप जवान हैं, लेकिन आपका जो हेड है वो मतलब अधिक ज्यादा समझदार हो गया। तो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। क्लियर? इसका मतलब क्या निकला, एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर्स मतलब अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। ध्यान में रहेगा। आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में। तो लिखा हुआ कि अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा है या कोई भी आदमी है जो बड़े व्यक्ति के, है ना, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति के जैसा सोचता है, उसके जैसा बात करता है, तो आपका ये उस पर सुटेबल बैठता है। ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला इडियम्स है
वो है आपका एन ओलिव ब्रांच। देखिए अगला क्या है आपका एन ओलिव ब्रांच। आपने ओलिव के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो ये आपका शांति का प्रतीक है। और एन ओलिव ब्रांच मतलब ओलिव जो होता है उसकी शाखा, तो इसका मतलब वही होता है ओलिव जो होता है साथियों, ओलिव का जो पेड़ होता है वो मतलब शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि एन ओलिव ब्रांच, तो वही उससे वही रिलेट हो रहा है, ठीक है, मतलब शांति निवेदन करना, किसी से शांति पूर्वक है ना रिक्वेस्ट करना, तो वही आपका कहलाता है एन ओलिव ब्रांच, ध्यान में रहेगा। चलिए देखते हैं इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है कि पीस रिक्वेस्ट, शांत मतलब शांत पूर्वक शांति पूर्वक निवेदन जो करते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं ओलिव ब्रांच। पीस रिक्वेस्ट कह सकते हैं या फिर पीस ट्रीटी भी कह सकते हैं, ये भी आपका ओलिव ब्रांच, इसका मतलब ही वही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आपका जो अगला फ्रेजेज है वो आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगला क्या है? अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मतलब देखिए इसका यहीं से आपको दिख रहा होगा कि किसी भी बात का झगड़े का जो कारण होता है, जो जड़ होता है, ठीक है, वही आपका कहलाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ध्यान में रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी भी चीज का कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसका जो मतलब जो कारण है, जो उसका ऐसा कह सकते हैं जो उसका जड़ है, वही आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहलाता है। मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी चीज, कोई भी मैटर हुआ, कोई भी बात हुआ, कोई भी लड़ाई हुई, तो मतलब किस कारण से हुई, तो उसका जो कारण होता है वही आपका क्या कहलाता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है आपका एप्पल ऑफ वंस आई। अगला क्या है साथियों? अगला है एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है कि दुलारा होना, प्यारा होना। इसका मतलब हिंदी करिएगा तभी पता चल जाएगा। किसी की आंखों का मतलब एप्पल मतलब वही हुआ कि अच्छा होना, है ना, किसी की आंखों का तारा होना, ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। किसी की आंखों का प्यारा होना मतलब बहुत प्यारा है, दुलारा है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। मतलब वेरी लवेबल या फिर डियरेस्ट वन, ठीक है, किसी का बहुत प्यारा होना, वही आपका क्या कहलाता है? उसे ही हम लोग कहते हैं कि एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत दुलारा होना, बहुत प्यारा होना, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आपका जो अगला फ्रेजेज है साथियों वो है आपका एप्पल पाई ऑर्डर। अगला क्या है आपका? अगला है एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब बिल्कुल ठीक हालात में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालत में, मतलब इन गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक हालत में, मतलब इन गुड कंडीशन, ध्यान में रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा, देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए, सिंपल है ना। अगर ऐसा ऐसा भी चुनना आप शुरू करिएगा तो हमको नहीं लगता आपको मतलब 50 इडियम से ज्यादा याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पूरा होल टॉपिक में आप ऐसे ऐसे जो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, जिसका मतलब एग्जैक्ट हिंदी समझ में नहीं आता, आप मतलब उसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे सिंपल याद कर ले, है ना। और क्या होगा कि बाकी के जो आपके फ्रेजेज बचेंगे उनका जो मतलब समझ के आप याद करिए, ठीक है। कुछ को ट्रिक से मैं याद करना बताऊंगा, तो इसी तरीके से आपका पूरा इडियम समाप्त हो जाएंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला फ्रेजेज है वो है आपका एट अ लॉस। अगला क्या है साथियों? अगला है एट अ लॉस। मतलब लॉस पर होना, मतलब किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाना। लॉस मतलब पीछे होना, ऐसे कह सकते हैं बैक होना, किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाना, निर्णय नहीं ले पाना, यही आपका कहलाता है एट अ लॉस, ध्यान में रहेगा। निर्णय ना ले पाना मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड, यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है कि एट अ लॉस, लॉस पर होना, ठीक है, किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर पाना, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखिए, अगला है एट अ पिंच। देखिए एट अ पिंच, पिंच मतलब वही समझिए, पिंच मतलब क्या कि किसी ने पिंच कर दिया, मतलब समस्या में आप मुसीबत में हैं, वही कहलाता है कि एट अ पिंच, क्लियर। तो ये तो बहुत आसान था, ध्यान में रहेगा, इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है। एट अ पिंच मतलब क्या हुआ कि समस्या में रहना, यानी इन अ ट्रबल, ठीक है साथियों। एट अ पिंच मतलब इन अ ट्रबल, समस्या में होना, मुसीबत में होना। चलिए अगला है एट आर्म्स लेंथ। मतलब किसी को दूर रखना, है ना, किसी को अपने से दूर रखना। आर्म्स मतलब क्या होता है ना, ऐसा समझ सकते हैं कि अपने मतलब अपना जो हाथ होता है उसकी दूरी तक रखना किसी को। मतलब क्या हुआ? किसी को अपने से दूर रखना, ठीक है, अपने से दूर रखना। अगर किसी को एक हाथ आप दूर रखते हैं, ठीक है, तो मतलब वही तो हुआ कि आप अपने से दूर रखना है। और अपने से दूर का मतलब क्या हुआ कि किसी से दोस्ती ना रखना, यही तो मतलब इसका निकल रहा है। अगर दोस्ती रखेंगे तो उसको करीब आने देंगे, किसी से दोस्ती नहीं रखेंगे आप तो उसको दूर रखेंगे, बोलेंगे भाई तुम दूर रहो हमसे, है ना, ऐसा ही बोलते हैं ना। मतलब इसका मतलब निकला कि अवॉइड बिकमिंग
टू फ्रेंडली, किसी से ज्यादा फ्रेंडली होने से बचना, एवॉइड करना, वही आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एट आर्म्स लेंथ, मतलब दूर रहना या फिर दोस्ती ना रखना, एवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है साथियों वो है एट ड्रैगन्स डाउन। अगला फ्रेजेज क्या है, एट ड्रैगन्स डाउन। देखिए ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, आप इसको अगर ये इसका मतलब समझ गए तो ठीक, नहीं तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एट ड्रैगन्स डाउन, इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, किसी से कट्टर दुश्मनी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एट डैगर्स डाउन, ठीक है। मतलब इसका इंग्लिश में मतलब निकलता है कि टू हैव बिटरली इनमिटी, मतलब किसी से होता है ना कि कट्टर दुश्मनी, एक हुआ कि किसी से चलो ठीक है दुश्मनी है, एक हुआ कट्टर दुश्मनी, मतलब कट्टर मतलब वही होता है कि एक दूसरे के जान लेने तक आ जाना बात, ठीक है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं एट डैगर्स ड्राउन, ध्यान में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टू हैव बिटरली इनमिटी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला फ्रेज है वो है आपका एट ईज मतलब चिंता रहित, बहुत आसान है ये, और ये एग्जाम में आया भी है एक दो बार। एट ईज मतलब क्या हुआ कि चिंता रहित होना, किसी भी तरीके का आपको कोई दर्द, कोई भी मतलब भय नहीं है, तो वही कहलाता है आपका एट ईज। आइए देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है कि फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, मतलब जितना भी दुख दर्द है ना सारा से मतलब दूर रहना, एकदम चिंता रहित होना, बेफिक्र होना, ऐसा कह सकते हैं, बेफिक्र रहना। क्लियर। तो आप भी अगर आप इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां से जुड़ गए तो आप इंग्लिश के प्रति आप बेफिक्र हो जाए ना, इंग्लिश के लिए आप बेफिक्र हो जाए। इंग्लिश का हर एक चीज मैं आपको कराने वाला हूं, हर एक चीज, ठीक है। जिम्मेवारी मेरी, और जितने भी बेस्ट बुक हैं वो मैं आपको कराऊंगा और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके पेड कोर्स लॉन्च करते हैं कि ये बुक कराऊंगा इतने पेड, मैं बिल्कुल फ्री कराने जा रहा हूं, बिल्कुल फ्री। और सारे बुक आपके जो भी इंपॉर्टेंट है अभी चल रहा है, और कुछ और बुक जल्द ही शुरू होने वाला है, तैयार हो जाए आप। कुछ और बेस्ट बुक जो आपके एग्जाम की तैयारी को बूस्टअप करेंगे वो जल्द से जल्द शुरू होने जा रहे हैं। बस आप लगातार बने रहे और शेयर कर दे, ठीक है, ताकि और लोगों के पास ये सारी जानकारियां पहुंच पाए। चलिए एट ईज मतलब क्या हुआ कि फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, ये आपका कहलाता है एट ईज मतलब चिंता रहित होना। क्लियर साथियों। चलिए अगला है आपका, अगला जो इडियम्स है वो आपका एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब पूर्ण जानकारी होना, किसी बात का पूर्णता जानकारी होना, कंप्लीट आपका नॉलेज होना, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज। अब देखिए इसको हम समझिए इस तरीके से कि एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब इसका अगर सीधा हिंदी करेगा तो मतलब किसी के उंगलियों पर, है ना, किसी के उंगलियों पर। अब देखिए ऐसे आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए भाई कि भारत में मतलब कौन कौन उत्तर में राज्य हैं, कौन कौन, तो आप उंगली पर गिन देते हैं ना कि अच्छा ये है, ये भी है, ये भी है। आपसे पूछे जाते हैं बताइए जो भारत के कौन कौन मतलब कौन कौन पड़ोसी देश हैं, तो आप उंगली पर गिन देते हैं। तो इसका मतलब वही हुआ कि फिंगर्स इन, एट वंस फिंगर्स इन, किसी के उंगलियों पर कोई बात होना मतलब पूर्ण जानकारी होना, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी है तब तो बता देते हैं आप। तो वही हुआ कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, ध्यान में रहेगा साथियों। चलिए अगला देखते हैं। आपका जो अगला इडियम्स है वो है आपका एट वंस विट्स एंड। अगला क्या है आपका एट वंस विट्स एंड, मतलब होता है चकित हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, चकित हो जाना, पजल्ड या फिर कंफ्यूज्ड कह सकते हैं, परप्लेक्स्ड कह सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका कहलाता है चकित हो जाना, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ही वही है कि एट वंस विट्स एंड, मतलब एक ऐसा चीज हुआ जो जिससे आप मतलब अनजान थे, आप चकित रह गए, पजल्ड हो गए, कंफ्यूज, ये सब आपको ये सब भी चलेगा, लेकिन मेन मतलब ये होता है चकित हो जाना, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो अगला इडियम्स है वो है आपका साथियों कि एट सिक्सेज एंड सेवेंस। अगला क्या है आपका एट सिक्सेज एंड सेवेंस। देखिए इसको आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि देखिए सिक्सेज और सेवेंस मतलब अस्त व्यस्त होना, ठीक है, मतलब उसका कोई चीज क्लियर नहीं होना, पूरा मतलब डिसऑर्डर में है, अस्त व्यस्त है, पूरा उनका पूरा जो जीवन है पूरा सारा कुछ अस्त व्यस्त है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि एट सिक्सेज एंड सेवन, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, एट सिक्सेज एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त, ठीक है, मतलब इन डिसऑर्डर, ठीक है। ध्यान, इसको अगर समझ गए तो ठीक, नहीं तो याद कर लीजिएगा, है ना, कुछ कुछ को टिक करते जाइए, ठीक है। और जब कोई भी सेशन चलता है जिस बुक का, जैसे अभी प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप पूरा कंप्लीट बुक को खोलकर बैठ जाएं, ठीक है, बुक को खोलकर ही बैठ जाइए, ठीक है। जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं वो टॉपिक को खोलकर बैठ जाइए, सिर्फ आपको इधर से आवाजें सुननी है और आपको किताब में देखनी है, ठीक है, मैच कराते चलना है, जो मैं बोलता हूं टिक आउट कर लीजिए, उसको टिक आउट करते चलिए, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट तरीका होता है। चलिए आगे देखते हैं।
आपका जो अगला इडियम्स है वो है आपका एट अ स्टिक। अगला क्या है आपका? अगला है एट अ स्टिक। एट अ स्टिक का मतलब होता है कि दांव पर, ठीक है, मतलब एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। अब देखिए मतलब कोई भी चीज होता है ऐसा समझिएगा, एट अ स्टिक का मतलब ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है साथियों कि किसी भी चीज पर रिस्क है ना, या फिर इनसिक्योर्ड होना, किसी भी बात को लेकर रिस्क है, ऐसा समझ। ये वर्ड आपने सुना होगा रिस्की, ठीक है, तो उसी से बना है रिस्क, मतलब किसी भी चीज पर रिस्क होना, उसके प्रति इनसिक्योर होना, तो ये क्या कहलाता है? एट अ स्टिक, मतलब दांव पर होना, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो ए लेटर का जो फ्रेज था उसका आखिरी फ्रेज है कि एट द 11th आवर, मतलब ऐसे समझिए कि आप इसका डायरेक्टली आप एकदम मतलब ऐसा कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली आप हिंदी देखिए तो एट द 11th आवर मतलब क्या हुआ कि आपका जो 11वां घंटा में, अब समझिए कि आपके टोटल कितने होते हैं? 12 घंटे होते हैं, उसमें आप 11वें घंटे में, मतलब आप अंतिम समय में। देखिए इसका एग्जैक्ट मतलब समझिएगा, एट द 11th आवर मतलब क्या हुआ कि आप अंतिम के समय में, तो वही हुआ। देखिए एट द 11th आवर मतलब क्या हुआ कि अंतिम समय में, मतलब एट द लास्ट मोमेंट। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि एट द लास्ट मोमेंट, यही तो कहलाता है आपका, ठीक है, ध्यान में रहेगा। फिर से रिपीट करेंगे, एट द 11th आवर मतलब क्या हुआ कि अंतिम समय में आप, ठीक है, अंतिम के समय में, मतलब लास्ट मोमेंट में, ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा ये, क्लियर। चलिए एक और बचा इस पेज का, उसको भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद आज का जो सेशन है उसको समाप्त करेंगे। ऐसे ए लेटर का आपका समाप्त हो चुका है। चलिए एक और आपका आखिरी है, इसको नहीं छोड़ते हम लोग, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। ये आपका बैक स्टेयर्स गॉसिप, ठीक है। अब देखिए गॉसिप मतलब इसका मतलब मैं हर एक चीज का मतलब समझाता हूं। देखिए गॉसिप मतलब क्या हुआ? गॉसिप मतलब हुआ गपशप। अब देखिए बैक स्टेयर्स मतलब हुआ कि नीचे लोग है ना, जो हमसे नीचे जो लोग होते हैं उनका गपशप जो होता है, मतलब नौकरों के बीच का गपशप। नौकर लोग भी तो आपस में जमा होते होंगे, ठीक है, तो उनके बीच का जो गपशप होता है, उनके बीच में जो बातचीत होता है, वही आपका कहलाता है बैक स्टेयर्स गॉसिप, क्लियर। मतलब इसको कह सकते हैं कि टॉक अमंग सर्वेंट्स या फिर अनफेयर टॉक्स, मतलब एक ऐसा बातचीत है ना जो थोड़ा लो लेवल का हो, या फिर नौकरों के बीच का बातचीत, वही आपका कहलाता है बैक स्टेयर्स गॉसिप। तो ध्यान में रहेगा साथियों ये, ठीक है, टॉक अमंग सर्वेंट्स या फिर अनफेयर टॉक्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ठीक है साथियों, तो आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर अगले पार्ट में हम लोग आएंगे। तो इसके बाद जो है आपका फ्रेजेज नंबर 23 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे फ्रेजेज को देखेंगे। और एक बात मैं फिर से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, ठीक है, आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो आपका एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। और देखिए जितने भी बेस्ट बुक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी बेस्ट बुक है उन सारे बेस्ट बुक का सॉल्यूशन मैं यहां डालूंगा। उन सारे बेस्ट बुक को मैं आपको कराऊंगा और लाइव कराऊंगा, जिस तरीके से भी हो। और एकमात्र उद्देश्य कि आपका जो प्रिपरेशन है, आप जो एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी खत्म कराएं सर, एग्जाम होने वाला है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हर एक चीज खत्म होगी, समय पर खत्म होगी, ठीक है। बस आपको सिर्फ एकमात्र काम करना है कि आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ आपको फायदा उठाना है। और जब इतना हो तो उसके बाद आपको शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप जितने लोग हैं उतने ही लोग के लिए मैं ये डाल रहा हूं, ठीक है, और भी लोग इससे जुड़े, और भी लोग फायदा हो, क्योंकि ये कोई पेड ग्रुप तो नहीं है। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और लोगों को बताएं, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बताएं, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।